श्री योगेश मिश्र जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और अपनी बात। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और यहाँ आए सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन। कहाँ से शुरू करें, ये बड़ा सवाल है। सब बड़े हैं और जब मैं इस मिशन पे निकला था 4 साल पहले, तो मुझे लगा था अगर कोई एक दो इंसान इस क्षेत्र में मिल जाए जो मुझे सुजानगंज के बारे में सब कुछ बता दे तो मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मैं वापस मुंबई चला जाऊँगा। लेकिन पता है पूरे सैकड़ों लोगों के आशीर्वाद मिले, इतना आशीर्वाद मिला, मुझे नहीं पता था कि सच में एक किताब बन जाएगी और 150 पेज आपके सामने है और ये 150 पन्ने की पूरी एक बुक बन जाएगी। पूरे 4 साल तक मैंने रिसर्च किया, मैंने पीएचडी तो नहीं किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया है, हाँ मैं ट्रिपल मास्टर डिग्री होल्डर। पीएचडी बच गई थी जो मैंने कर ली एक्चुअली, और ये मेरी थीसिस थी सुजानगंज। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ दिल्ली में पढ़े थे, उन लोगों ने बोला यार मेरे अंडर में ही पीएचडी होती है तो आजा, ये यूनिवर्सिटी में उधर घूम तो आजा पीएचडी कर ले, सिर्फ अप्लाई कर दे, मैं तेरा थीसिस बना दूंगा, ये कर दूंगा। मैं बोला यार मैं रियल लाइफ थीसिस पे काम कर रहा हूँ। बोले वो क्या है? मैं बोला सुजानगंज। बोलते सुजानगंज ये कौन सी थीसिस है? हमने कहा सिर्फ इंतजार की जरूरत है। और सही मानिए जो एक बूंद होती है सोच की एक बूंद जो टपकी, वो उस समय आए जब मैं हॉस्पिटल में था। करीब 1 महीने तक मैं मुंबई में हॉस्पिटल में एडमिट था। उस समय ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था शायद मैं बचूंगा नहीं, मौत के बहुत करीब था मैं। और सच मानिए जब पूरा यकीन हो जाए कि मौत बिल्कुल करीब है, आपके पास कुछ दिन या कुछ सेकंड या कुछ घंटे बचे हैं, तो सिर्फ 2 ही चीजें याद आती हैं, और वो 2 चीजें थी माँ और मातृभूमि। मेरी माँ मेरे साथ मुंबई में नहीं थी उस समय, और सिर्फ वही याद आ रही थी कि अगर माँ की गोद मिल जाती तो मरने में थोड़ी आसानी हो जाती। और सुजानगंज की ये गलियां, ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, धारीपुर का प्राइमरी स्कूल, धारीपुर गांव की वो गलियां, वो दोस्त जिनके साथ हम लोग चिलोट पत्ती ढुकुल क्या क्या खेलते थे, अभी तो आज की जनरेशन को शायद ये सारी चीजें पता भी नहीं होंगी, और वो सारी चीजें याद आ रही थी। 20 साल मुंबई में देने के बाद भी मुंबई की गलियां या मुंबई की वो चीजें शायद दिमाग में नहीं छा रही थी। मौत करीब थी तो सिर्फ सुजानगंज दिमाग में था, और मैं था मुंबई के हॉस्पिटल में, और 20 साल से लगातार मुंबई में ही था उस समय। फिर मुझे समझ में आया अगर मैं जिंदा बच गया तो सुजानगंज जाऊंगा और कुछ तो सोचूंगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए था हुआ, लॉकडाउन, कोरोना आया और मुझे भी मुंबई छोड़ के भागना पड़ा। मेरी खुद की बिल्डिंग में बहुत सारी डेथ होने लगी थी। फर्स्ट फ्लाइट जैसे ही स्टार्ट हुई मुंबई से, वैसे ही मैं सीधा गाँव आ गया फैमिली लेके। यहाँ आने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ तो प्रण लिया था सुजानगंज के लिए, तो उसका करना क्या है। फिर हमारे गांव में हमारे एक मित्र हैं सर्वेश उपाध्याय जी और श्री सुधाकर उपाध्याय जी, ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं। उन लोगों से मैंने बात की है मैं करूँ क्या। एक पत्रकार के लिए सुजानगंज में क्या हो सकता है। अच्छा, पत्रकार में भी बहुत अजीब बात है कि मैं सिर्फ बॉलीवुड रिपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ फिल्म स्टार का ही इंटरव्यू करता, मैं कोई पॉलिटिकल या क्राइम रिपोर्टर नहीं था। और यहाँ ना कोई बॉलीवुड है ना यहाँ कोई फिल्म स्टार है, तो हमारे लिए वही एक अजीब बात थी कि मैं अगर अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू भी करना चाहूँ तो फिर किस फॉर्मेट में करूँ। फिर हम लोग एक मंदिर गए, एक किरामरी मंदिर है, बहुत कम लोग सुने होंगे। बचपन में मैंने ये नाम सुना था, ये नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, किरामरी। तो बोला यार ये कौन सा मंदिर है। फिर मैंने उन लोगों से बोला यार मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं है, चलो चलते हैं। हम लोग उस मंदिर गए। वो मंदिर जाने के बाद वहाँ कुछ चलवाए थे नारमोल टिकरा, उन लोगों को बुलाया, इसका नाम किरामरी क्यों पड़ा। वो लोगों ने जो
मंदिर में सुधीर त्रिपाठी जी पूरा बताइए, हमारे मित्र सुधीर जी से मैं बोला यार किसी ऐसे इंसान से मिलाइए जिससे गौरी शंकर मंदिर का पूरा इतिहास में पता चल रहा है, क्योंकि हमारे सुजानगंज की पहचान ये गौरी शंकर मंदिर ही है। किताब का जो फ्रंट पेज है इस पे गौरी शंकर ही सबसे ऊपर है, इससे बड़ा सुजानगंज का सिंबल और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गौरी शंकर का मंदिर कवर पे है तो शायद अगर सुजानगंज नहीं भी लिखा होगा ना तो भी ये अपने आप में सुजानगंज है। सुधीर जी मुझे ले गए बहनों यहाँ पे श्री राजा राम तिवारी जी आज हमारे बीच नहीं, उनके पास ले गए और मुझे तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था मैं जो कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ। दिमाग में था मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा सुजानगंज के ऊपर। वहां मैं गया तो मैं सोच के रखा अगर राजा राम जी पूछेंगे कि तुम क्या करोगे मेरा इंटरव्यू करके तो मैं बोलूंगा क्या। मैं हड़बड़े में उनसे बोल दिया मैं सुजानगंज का इतिहास लिख रहा हूँ। तो राजा राम जी ने बोला सुजानगंज का इतिहास लिख रहे हैं फिर तो आपको आलमपुर जाना चाहिए। मुझे आलमपुर वो टाइम तक मुझे नहीं पता था कि आलमपुर गाँव है किधर, मैंने सुना भी नहीं था कि हमारे सुजानगंज क्षेत्र में एक गाँव है जिसका नाम आलमपुर है। तो हमने कहा सर ये कहाँ है, किससे मिलना पड़ेगा वहाँ पे, वो तो नाम बता दिए। बोले किसी से मिलने की जरूरत नहीं, आप आलमपुर चले जाओ, सुजानगंज का नाम सुजानगंज क्यों पड़ा आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा। परेशान हो गया मैं, बोला यार बिना किसी के मिले मुझे पहले तो ये भी नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है। बरपुर मैंने सुना था, बाद में पता चला कि बरपुर का ही एक हिस्सा है। और इस तरीके से ये मिशन की शुरुआत में इसको थोड़ा कट शॉर्ट करूँगा। उसके बाद फिर सिलसिला चलता गया। बाद में मुझे समझ में आया कि इसको एक एपिसोड में ये नहीं बन सकता है, इसका 2 एपिसोड बना, 3 एपिसोड बना, 5 एपिसोड बना। 4-5 लाख तक का बजट मैंने जो सोचा हुआ था कि एक एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा सुजानगंज पे, वो एपिसोड बढ़ता गया। 5 एपिसोड, बजट बढ़ के पहुंच गया 50 लाख। मेरी औकात खाली हो गई। जब ये औकात खाली हो गई, लेकिन औकात खाली होते होते एक अच्छा काम ये हो रहा था कि जो 5 एपिसोड्स थे वो 5 एपिसोड्स में राइटिंग में उसको लिख रहा था। वो 5 एपिसोड लिखते लिखते इतने पन्ने लिख डाला थे मैंने कि वो पूरा मैं बोला ये जो लिखा है मैंने इसका करूंगा क्या। फिर याद आया कि इसको बुक का फॉर्मेट दिया जा सकता है। आज अगर आप देखेंगे तो बुक पूरे 5 अध्याय में एक्चुअली डिवाइडेड है। वो सिर्फ इसलिए गलती से हुआ है क्योंकि 5 एपिसोड मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिखे थे और वो 5 अध्याय के रूप में पूरी बुक बन गई। और इस तरह से जो है फिर ये हुआ कि इसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। ये इसको जस्टिफाई करना कि जो लोग इंटरव्यू में बता रहे हैं उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा क्योंकि उसका एविडेंसेस नहीं है। फिर एविडेंसेस के लिए मैंने जब आलम कवि जी के बारे में पता चला तो मुझे समझ में आया कि ये क्योंकि हिंदी के कवि थे और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा तो मुझे थोड़ा कनेक्ट मेरा वहाँ पे था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में गया, मुझे बोला जरूर यहाँ से पता चलेगा अगर वो हिंदी के कवि थे तो हिंदी के जो प्रोफेसर थे उनको ये जरूर पता होगा कि आलम जी थे कौन। उधर गया, वहाँ पे गया कि हमारे श्री राम सेवक दुबे जी उस समय संस्कृत के स्टाफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। दुबे जी ने बोला कि आइए मिश्रा मैं आपको मिलवाता हूँ राइट पर्सन से जो हिंदी के प्रोफेसर है राकेश सिंह करके, तो सुल्तानपुर जनपद के राकेश सिंह जी उनको मैं बोला यार हमारे गाँव में मैंने बहुत प्रचलित बात है ये आलम कवि थे उन्होंने ऐसा कविता लिखा, धर्म परिवर्तन किया, ये किया वो किया। बोले प्रचलित बात क्या होता है, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हमने कहा किधर है, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने बताया कि ये देखो ये तो पूरी कहानी जो आपके बुजुर्ग लोग बता रहे हैं वो तो ये इतिहास में पढ़ाया जाता है। फिर मुझे समझ में आया कि चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी हैं कहीं ना कहीं। फिर मैं बोला उनकी लिखी हुई कोई किताब, उन्होंने मुझे आलम केली दिया जो आलम कवि ने लिखा था। आलम केली की एक बुक दी मुझे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थी और वो आलम केली मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुई। मुझे समझ में आ गया कि ये जो क्षेत्र के बुजुर्ग लोग उनके बारे में बता रहे हैं एक्चुअली फिक्शन नहीं है, ये रियल स्टोरी है और इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। इसके बाद बहुत सारा गौरी शंकर में रिसर्च हो या खाना फूके जाने पे रिसर्च हो, आलम कवि ने पे रिसर्च हो, पूरे 4 साल लग गए मुझे। मैंने 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया। कितनी बार फ्लाइट मार के मुझे बनारस इलाहाबाद लखनऊ जाना पड़ा लोगों के इंटरव्यू करने के लिए या एविडेंस निकालने के लिए या डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए। बहुत सारे दस्तावेज निकाले मैंने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट का। सुजानगंज में पूरा खुदाई का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, अनएक्सपेक्टेड था। मैं उससे पहले तक वहाँ किसी को नहीं आता था लेकिन उस मिशन के बाद इतना सपोर्ट मिल गया मुझे। वो शिलालेख मिल गया जो गौरी शंकर मंदिर में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। फिर पुरातत्व विभाग
प्रसाद त्रिपाठी ये भाई साहब यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स श्री राजाराम तिवारी जी को दिए थे। 1984 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ था ये सारी चीज़ों की ऐतिहासिकता जानने के लिए। वो एप्लीकेशन की कॉपी तो बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे। तो राजा राम जी ने मुझे पुरानी फाइल मंगाई और उन्होंने मुझे दिखाया। आई वाज शॉक्ड। 1984 इतनी पुरानी चीज़ें, बहुत पुराने पुराने दस्तावेज निकलने चालू हुए। तो बोला ये सब आप कहाँ रखा हुआ है, ये जानने वालों को पता होना चाहिए हमारा इतिहास। फिर मैंने तुरंत फोटोशूट कराना चालू किया। मैंने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तो नहीं लिया, उसको पूरा शूट किया। फिर मैं बोला अगर सुजानपुर का थाना फूका गया है तो भले आज वो लोग जिंदा नहीं होंगे पर उनका परिवार तो है। फिर मैं श्री कमलेश त्रिपाठी जी हमारे बीच है, वहाँ मैं गया और मैंने जानने की कोशिश की। वो गदाला मुझे मिला जिस पे तिरंगा लहराया गया था सुजानपुर थाने पे। आज भी वो गदाला संभाल के रखा हुआ है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी जिस पे तिरंगा लहराया गया था सुजानपुर थाने में। फिर हमारे गांव के ही बगल में श्री नागेश्वर द्विवेदी जी, इनका पूरा हम लोग बचपन से उनका नाम सुनते आए हैं। हमारे यहाँ पक्की सड़क भी उस समय बनी थी, बहुत खुशी की बात। और उस समय फिर मैं द्विवेदी जी के बेटे हैं लखनऊ में रहते हैं गिरियापुर जी, मैंने लखनऊ फ़ोन किया। उनसे मैं बोला कि अगर नागेश्वर जी के अगर कुछ फोटोज अगर मिल जाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने इंदिरा जी के साथ बहुत अच्छी अच्छी फोटोज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आज़ादी के आंदोलन का हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प मिली। कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं और भी बहुत सारे लोगों से मैंने सजेशंस मांगा है कि जो सुजानगंज के इतिहास में इनकम्प्लीट है वो आप लोग सजेस्ट कीजिए। मुंबई में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और फ़ोन पे भी एक्सेसिबल हूँ। आप लोग हेल्प करते रहिए और इसको रिवाइज फॉर्मेट सुजानगंज का आता रहेगा। और बस यही है कि जन्मभूमि का कर्ज तो कोई उतार नहीं सकता। मेरी जन्मभूमि है ये और बहुत मामूली सी कोशिश है अपने जन्मभूमि के लिए कुछ देने की, कुछ करने की। और वो छोटी सी हमारी कोशिश ये है। अब ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जाएगी या लोग पढ़ेंगे इसको हमारे लिए उतनी अच्छी बात रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इंसान अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता, ये बुक भी नहीं होती और आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। वो हमारे वेद प्रकाश भैया श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो गाड़ी तो मैंने बहुत अच्छी बना दी, मर्सिडीज बना दी, पूरा एकदम लग्जरी कार बना के खड़ी कर दी थी, बहुत अच्छी, सबको पसंद आ रहा था। वाओ यार बड़ा वो और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए। ये बॉलीवुड के स्टार्स भी जब इसको पढ़े थे शॉक यार, इतनी अच्छी स्टोरी। ये वो ये सारी चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए बट तो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें लगी। सारी गाड़ी पूरी रेडी हो गई बट चीज़ें वही है अगर उसमें पेट्रोल ही ना हो तो गाड़ी आप कितनी अच्छी बना ली है, लग्जरी कार आपकी खड़ी है, किसी काम की नहीं है, वो पेट्रोल यहाँ पे हमारे लगाए वेद प्रकाश जी। और ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वेद जी के पास दूसरा सबसे बड़ा फ्यूलिंग स्टेशन जो है सुजानगंज में वो है चिकारी में। पहला पेट्रोल पंप तो यहाँ था सुजानगंज में, दूसरा चिकारी में था। तो मैं मैडम जी से अपॉइंटमेंट लेके मैं इंटरव्यू करने चिकारी पहुंचा और अनएक्सपेक्टेड था ये सपोर्ट जो हमारी सीमा मैडम ने इतना सपोर्ट किया खुल के। शी इवन सपोर्टेड मी लाइक कि अगर इवन फाइनेंशियल या किसी भी टाइप का सपोर्ट रहेगा योगेश जी, आप ऑलवेज देयर फॉर सुजानगंज। मुझे नहीं पता है कि मुझे इतना प्यार क्यों मिला लोगों से। लोगों को ये नाम कैच कर रहा है या मेरा काम अट्रैक्ट कर रहा है या क्या अट्रैक्ट कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना प्यार मुझे मिला 28 साल से हो गए मुझे सुजानगंज छोड़ दिया। 28 ईयर्स 96 में मैंने सुजानगंज छोड़ दिया था। 96 के बाद से आज तक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी घर वापसी हो गई है और इतने लोग यहाँ बैठे हैं सुजानगंज बुक के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड है। बहुत बड़ी बात है हमारे सुजानगंज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सब के सब यहाँ पे एक साथ एक मंच पे इस बुक के लिए आए हुए हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए कभी नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार का मैं इंटरव्यू करता हूँ, टीवी पे शोज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बातें एक बड़े फिल्म स्टार के साथ बैठने में क्यों फील नहीं होती जो हमारे सुजानगंज वालों के साथ यहाँ खड़े होने में मुझे याद फील हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बस एक लास्ट लाइन में बताऊंगा कि हॉस्पिटल में
मैं यूपी भी नहीं बोला, मुंबई में था। नॉर्मली होता है कि आप आउट ऑफ स्टेट होते हो तो आप यूपी बताते हो या अपना डिस्ट्रिक्ट बताते हो। मेरे मुंह से सुजानगंज निकला। उनका अगला सवाल था कि ये कहाँ है। कहा यार ये भी एक अजीब बात है, जब तक लोग ये पूछना बंद न कर दे दुनिया में कि सुजानगंज कहाँ है, तब तक मैं अपना ये मिशन जारी रखूंगा। पूरी दुनिया को बता दो कि सुजानगंज कहाँ पे है। और सच में ये मिशन बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि किताब छप गई, मार्केट में आ गया, मेरा रोल खत्म हो गया। मेरा रोल एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। मैं डिजिटली इसको बहुत अलग तरीके से, बहुत अलग अलग फॉर्मेट में, शायद दोबारा सुजानगंज में ऐसा मंच मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन मेरा मिशन मुंबई में बैठे बैठे भी चालू रहेगा। और जब तक पूरी दुनिया नहीं जान लगी कि सुजानगंज क्या है, ये कहाँ है और किस लिए जाना जाता है, तब तक मैं इस मिशन को स्टॉप करने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा अपना प्यार बनाए रखिए। बुजुर्गों का बहुत प्यार मिला, बाबू जी, आप सब, कमलेश जी, और सतीश जी, सच में बहुत प्यार मिला। मैं एक बहुत छोटा बच्चा हूँ और इन लोगों ने इतना प्यार दे दिया कि मेरा हौसला बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद तो फिर कितने नाम दूँ मैं, सैकड़ों लोग